हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। हम लोग इंडियन पॉलिटी देख रहे थे, तो हम लोग का जो क्रम चल रहा था, पहले हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद लक्ष्मीकांत के ऑप्शनल बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसे जान लीजिए, आपने अगर लक्ष्मीकांत की बुक को ठीक से सॉल्व कर लिया और हमारे द्वारा स्टडी कराए गए मटेरियल्स को ध्यान से पढ़ लिया, तो सिर्फ 1 महीने का टाइम लूँगा आपका, और उसके बाद आप यकीन मानिए कि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, कभी नहीं गलत होने वाला है। आज जो हम ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, संघ एवं इसके क्षेत्र, भारतीय संघ और इसके क्षेत्र, तथा भारत की नागरिकता। 2 चैप्टर्स आज हम देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको डिटेल में थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, हम लोग अपने इस चैनल पर कुछ क्वेश्चंस की सीरीज भी चला रहे हैं, जैसे साइंस की सीरीज चल रही है और 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है। तो उन सबको देखने के लिए प्लीज़ आप जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं आप जा कर के, तो आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा टाइम ना खपाते हुए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी अस्तित्वमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ऐसा तो है कि संसद का ही अनन्य अधिकार है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, नाम परिवर्तन करना, राज्य को छोटा बड़ा जो भी क्षेत्रफल को करना है। किसी अस्तित्वमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया सकता है तथा इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर आपने पहले पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक तो है, परंतु केवल राज्यसभा लिख करके यह गलत कर दिया गया है। इसलिए यह जान लीजिए, दूसरा कथन आंशिक रूप से सही, अर्थात उसको गलत मानेंगे, केवल एक सही माना जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संघ के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। नागालैंड की स्थापना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा राज्य का गठन और गुजरात राज्य का गठन। कह रहा है इन सभी को क्या करना है, इन राज्यों की स्थापना का, अर्थात इन घटनाओं का जो कालानुक्रम है उसको व्यवस्थित करना है। चलिए पहले देख लेते हैं किन किन सन में इनकी स्थापना की गई। तो नागालैंड की स्थापना जो की गई थी 1963 में की गई थी, 1963 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना हुआ था, 1953 में। ठीक है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था, 1966 में। ठीक है, गुजरात का गठन कब हुआ, गुजरात का गठन हुआ था 1960 में। ठीक है, ये चारों आपके हो गए। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, आप देख लीजिए पहले सेट करके, फिर देखते हैं उत्तर कौन सही हो जाएगा। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम, फिर गुजरात राज्य का गठन, फिर नागालैंड की स्थापना, फिर हरियाणा का गठन। ठीक है, 2, 4, 1, 3 जहाँ भी मिल जाएगा वो सही विकल्प हो जाएगा आपका। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी आपका राइट हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं, जो काफ़ी आसान है। किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं। बहुत ईजी है, अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 3 आपके उपर्युक्त प्रावधान कौन करता है, अनुच्छेद 3 में किए गए हैं। 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की घोषणा की, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विषय में विचार करना था। ठीक है, तो उस आयोग का नाम जो था वो क्या था, आपने जाना है फजल अली आयोग। तो स्पष्ट हो जाएगा 1953 में फजल अली जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको भाषाई आधार पर राज्यों के गठन हेतु विचार करना था। तो फजल अली आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की संसद ने 1956 में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है उसने संस्तुत किया था 16 और 3 की, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जो बाद में संसद ने अनुशंसित किया था, कुछ संसद ने जो माना था कुछ परिवर्तन के साथ, तो निकल कर आए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां। भारतीय संघ के राज्य अपनी सीमाओं में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। 4 विकल्प हैं, संसद द्वारा, साधारण प्रक्रिया में, साधारण बहुमत से,
दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं संबंधित राज्य की विधायिका के परामर्श से, दो केंद्र सरकार के कार्यपालक आदेश एवं संबंधित राज्य की विधायिका के परामर्श से। देखिए, जान लीजिए कि इस प्रकार के जो विधेयक होंगे वो सामान्य तौर पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से स्टार्ट किए जाएंगे, प्रारंभ किए जाएंगे। संबंधित राज्य के विचार जानने के लिए उसके पास भेजे जाएंगे, लेकिन विचार वो क्या देता है इसका कोई महत्व तो नहीं है, संसद माने या ना माने। और जो उनके पारित होने की प्रक्रिया होगी साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। संविधान ने 1950 में भारत के राज्यों को ए, बी, सी एवं डी श्रेणियों में वर्गीकृत किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ए श्रेणी के राज्यों का प्रमुख आयुक्त था, बी श्रेणी के राज्यों का प्रमुख राजा था, सी एवं डी श्रेणी के प्रमुख राज्यों का प्रमुख राज्यपाल था। क्या ये सही है? फिर लिखा हुआ है ए श्रेणी के राज्यों का प्रमुख राजा था, बी सी के श्रेणी के राज्यों का प्रमुख आयुक्त था एवं डी श्रेणी के राज्यों का प्रमुख राज्यपाल था। तो देखिए, मैंने आपको जो बताया था इसको पहले आप ध्यान करिए कि भाग ए, बी, सी, डी अर्थात का, ख, गा, घा 4 श्रेणी में राज्यों को बांटा गया था। भाग का में 9 राज्य, खा में 9 राज्य, गा में 10 राज्य और घा में ओनली अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था। तो का ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ठीक है, गवर्नर का अर्थ क्या होता है? राज्यपाल। तो पहले ये देख लीजिए कि सबसे पहले विकल्प में ए श्रेणी के राज्यों में राज्यपाल कहाँ कहाँ मिल रहा है आपका? आयुक्त ये गलत हो गया, राजा भी गलत हो गया, राज्यपाल यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिला है, दोनों में से कोई एक सही होगा। अब देखिए, जो भाग बी या भाग खा के 9 राज्य थे उनका शासन किसके अंतर्गत था? मैंने आपको बताया था राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। वहाँ राज्य विधानमंडल भी थे और शाही शासन था। शाही का मतलब उसका प्रमुख राजा था। यहाँ लिखा है राजा, यहाँ लिखा आयुक्त, तो आयुक्त वाला गलत हो जाएगा। सी डी श्रेणी के राज्यों का प्रमुख आयुक्त था, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। फिर याद कर लीजिए, ए श्रेणी के राज्यों का प्रमुख राज्यपाल या गवर्नर को रखा गया, बी श्रेणी के राज्यों का प्रमुख जो शाही शासन था अर्थात राजा था, सी एवं डी प्रकार के राज्यों का प्रमुख आयुक्त हुआ करता था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है, सॉरी न्यायमूर्ति फजल अली का जो आयोग था वो बाद में गठित किया गया था। 1948 की बात पूछी जा रही है, तो यहाँ एस के डार कहीं लिखा हुआ है, एस के दर लिखा है और एस के धर भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। निम्न राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम क्या होगा? चलिए अब देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा हुआ था कि निम्न राज्यों को जो सही कालानुक्रम इनका गठन होने का है वो आपको बताना है। तो महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ कब निकल के आया था? आपको मैंने बताया था अभी 1960 में, और आंध्र 1953 में, ये आपको क्लियर है। नागालैंड 1963 में और हरियाणा 1966 में। अब इसी के अनुसार कालानुक्रम आप लगा लीजिए। सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, 1 3 2 4, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंध्र 1953 में, महाराष्ट्र 1960 में, फिर नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो जो भाषाई आयोग था उसमें मैंने बताया 3 सदस्यीय था, मैंने लिखा हुआ है, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं डिटेल जब आप देख रहे हो। भाषाई आयोग जो गठित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फजल अली को अध्यक्ष बनाया। के.एम. पाणिक्कर था, हैदरनाथ कुंजरू के सदस्य थे, और पोट्टी श्री रामुलु कौन था? ये मैंने आपको बताया हुआ, आप जाके कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल पोट्टी श्री रामुलु उसमें शामिल नहीं थे, फजल अली थे, के.एम. पाणिक्कर थे और हैदरनाथ कुंजरू थे। फजल अली अध्यक्ष थे और दोनों क्रमशः सदस्य थे। रामुलु जी के बारे में बताइएगा कौन था ये। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। 1953 में बनाया गया था, और किसकी मृत्यु के बाद बनाया गया था अभी बताइएगा, आप कमेंट करिएगा। मैंने ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा उससे संबंधित है।
फिर नेक्स्ट दूसरा कथन है, जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे। पहले तो याद करिए कि जवाहरलाल नेहरू जी किस समिति में थे, किस समिति में थे, जेबीपी आयोग में थे या जेबीपी समिति में थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, दूसरा आयोग था ये, ठीक है। वहाँ पर भी क्या कर दिया गया, राज्यों को भाषाई आधार पर गठन की औपचारिक रूप से सहमति नहीं दी गई थी, इसलिए भी गलत हो गया। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। चलिए अब यहाँ पे आपको मिलाना है कि कौन सा सूची 1 सूची 2 कब किसको दर्जा मिला हुआ है। चलिए देख लेते हैं। गोवा, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको जो जो आता रहेगा वो हम लोग पहले मैच करा लेते हैं कि गोवा 1970, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, ठीक है, 1987 में। हरियाणा अभी पहले 2 बार बात हो चुकी, 1966 में, ठीक है। मेघालय 1972 में हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1976 तो है नहीं, 1975 है, 1975 है। तो फिलहाल इसको देख लेते हैं। अगर इसको यहाँ 75 मान के मैच कराएंगे तो इसका हो जाएगा 3। तो हो जाएगा आपका जो विकल्प सही बनेगा ए का 4, 4 1 2 3। देख लेते हैं कहीं पर है 4 1 2 3, 4 1 2 3 राइट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ 76 की बजाय 75 मान लीजिए आप। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका नागरिकता। नागरिकता पर भी हमने डिटेल में पढ़ाई कर ली है। चैप्टर अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ जाइए और चैनल पे आप विजिट करिए और वहाँ से प्लेलिस्ट खोल करके देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा नागरिकता का चैप्टर। पहले उसको स्टडी कर लीजिए, फिर यहाँ आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, उसके पिता उसके जन्म के समय जन्म से भारत के नागरिक थे, भारत का नागरिक माना जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, वंश के आधार पर उसके पिता थे तो माना ही जाएगा वो। और एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हो, उसकी माता उसके जन्म के समय जन्म से भारतीय नागरिक थी, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? पहले वैसे देखिए 1988 से पहले एक बात ध्यान दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा पूर्ण रूप से बन गया था 1987 में, पूर्ण राज्य का दर्जा भी इसको मिल गया था। 1987 के बाद अगर ईटानगर में पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वैसे ही 88 में 1 जुलाई 88 को पैदा हो रहा है तो माना तो जाएगा, इसलिए केवल एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नहीं माना जाएगा लिखा है, इसलिए यह गलत है। दूसरा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न कौन से तरीके जिनके आधार पर एक व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। देखिए मैंने बताया था भारत का नागरिक बनने के 5 तरीके आपको हैं, आपके पास 5 तरीके उपलब्ध हैं भारत का नागरिक बनने के। जन्म से, वंश परंपरा, पंजीकरण, क्षेत्र समाविष्टि और एक देशीकरण होता है। देशीकरण को प्राकृतिक रूप भी कहते हैं, जो देशीयकरण है उसको प्राकृतिक रूप भी कह सकते हैं। तो यहाँ 5 के 5 प्रकारों से आप नागरिकता अर्जन कर सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता चली जाती है आपकी। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बताता है। बहुत आसान है, आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा ABCD कौन सा सही है, बस क्वेश्चन का नंबर लिखिएगा और कमेंट कर दीजिएगा या लिख दीजिएगा नागरिकता अनुच्छेद इतने से इतने तक। निम्न में से किन वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। जी मैंने आपको बताया था कि कुल 8 बार आज तक संशोधन किया गया है नागरिकता अधिनियम में। देखिए और आपको ध्यान होगा या पीछे जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, 1957 में किया गया, फिर 60 में किया गया, फिर 85 में किया गया, 86 में किया गया, फिर 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, फिर 15 में किया गया और लेटेस्ट अभी 19 में किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 9 बार, टोटल 9 बार संशोधन किया गया है, 19 को मिला करके 9 बार। तो अब यहाँ देख लीजिए इसमें कौन कौन सा मैच करा। 1986 क्या है इसमें, जी हाँ 86 है तो ये भी सही है। 1992 तुरंत 92 है, 2003 भी इसमें है, 2005 भी है। तो इस प्रकार मानेंगे 1 2 3 4 सभी सही हैं। आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, 1 2 3 4 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे भारतीय नागरिकों के अधिकारों को बताता है जो
भारत से बाहर रहता है, ठीक है, भारत से बाहर रह रहा है। देखिए एक बार ध्यान से याद करिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता बताता है, कौन कौन नागरिक माना गया जब संविधान लागू हो गया। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से आने वाले, ठीक है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रह रहे। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लें तो यहाँ की नागरिकता छिन जाएगी, आदि आदि, ठीक है। ऐसे ही इतने ही आपको याद रखने हैं। तो कह रहा है जो भारत से बाहर रह रहा हो तो इस पर इम्प्लीमेंट होगा अनुच्छेद 8, आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इनमें से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है। कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विधि आयोग। तो यहाँ पर संसद ही रक्षा करती है, उसके संबंध में विधि संसद ही बना सकती है। संविधान कानून में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। बहुत ईजी क्वेश्चन, अभी जल्दी किसी परीक्षा में आया बेटा, भाग 2 5 से 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और दिए गए कूट की सहायता से आप इसका उत्तर देंगे। सबसे पहले देखिए इसको इस तरह हम मिला सकते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है सॉरी, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, मैंने पहले बताया कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, इसको मैच करा दीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 6 कहता है भारत से जो पाकिस्तान चले गए, सॉरी पाकिस्तान से जो भारत आए, ऐसे नागरिक के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हों। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, जो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान से प्रवास करके आए कुछ निश्चित भारतीय नागरिकों का अधिकार। प्रवास मतलब वहाँ पहले चले गए तो फिर लौट के आ गए, ये हो गया प्रवास, कुछ दिन रह करके आए। 9 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, मैंने बताया भारत से बाहर रह रहे तो कोई मतलब ही नहीं है। 9 कहता है वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करे उसकी नागरिकता छिन जाएगी भारतीय, तो अनुच्छेद 9 ऐसा कहता है, जिसको मिला लिया हम लोगों ने। तो बन रहा है यहाँ पे ऑप्शन किस तरह से हम देखेंगे, ए का 6 था, 3 1 3 5, सबसे पहले 3, फिर दूसरे का है 5, 3 5 1 और 2, 3 5 1 2, 3 5 1 2, 3 5 1 2, देख लेते हैं। 3 5 1 2 ऑप्शन डी में मिल रहा है आपको। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किन तरीकों से व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर सकता है, ठीक है। 3 प्रकार से, स्वैच्छिक त्याग कर दें, भैया हम नहीं रहेंगे तुम्हारे भारत में, नागरिक नहीं रहना हमें, कहीं और जा रहे हैं, चलो हो गया, ये भी सही। बर्खास्तगी के द्वारा, संविधान वगैरह का अगर अपमान कर दे और कई सारे उपबंधों के अधीन सरकार बर्खास्त कर सकती है, वंचित करने से, दूसरे देश की ग्रहण कर ले तो यहाँ से वंचित हो जाएगा। तो 1 2 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। मूलतः नागरिकता अधिनियम 1955 राष्ट्रमंडल की भी नागरिकता प्रदान करता है। जी हाँ, प्रदान करता है, ये हमने आपको बताया नहीं था डिटेल में, लेकिन याद कर लीजिएगा, प्रदान करता है, ठीक है। राष्ट्रकुल की लेकिन अब नहीं करता था, ठीक है, इसको हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया बंद। राष्ट्रकुल की नागरिकता अर्थात राष्ट्रमंडल की नागरिकता के प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा हटा दिया गया है। हटा तो दिया गया है लेकिन 2005 के द्वारा नहीं, 2003 के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन एक कथन 1 सही हो जाएगा, केवल 1 माना जाएगा और दूसरा गलत, तो केवल 1, 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो समाप्त होते हैं। आप अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कोई अपेक्षित संशोधन चाहते हो तो कमेंट करिए, और अगर इसको आप अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा होगा। और एक ज़रूरी जानकारी कि इस चैनल पर प्लेलिस्ट को आप देखिए, मेरे द्वारा चलाई जा रही 1000 बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिल जाएगी, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छी है। और रजनीश सर द्वारा चलाई जा रही साइंस के टेस्ट डेली आपको मिल जाया करेंगे, साइंस के मॉक टेस्ट, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली रेलवे, और वैसे साइंस हर परीक्षा का एक अहम अंग बनता जा रहा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो कृपया देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर